हिंदी गद्य विधा। गद्य एक कहानी है भी। ये लिखा है मन्नू भंडारी ने। ये उनकी आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष 2007। उन्होंने अपनी खुद की कहानी लिखी है इसके अंदर। विषय क्या है, इसमें बचपन से लेकर उसके उनके तलाक तक की कहानी इसके अंदर है। जब उनका तलाक हुआ, लेखक भी आखिर है तो मनुष्य ही। यदि उसकी ज़िंदगी का श्वेत पक्ष औरों की अपेक्षा अधिक प्रबल है, लेखक जो होता है वो ज़्यादा फेमस होता है अपने टैलेंट के कारण, तो उसका श्याम पक्ष भी तो उतना ही प्रबल हो सकता है। तो उसके घर में, उसके जीवन में नेगेटिविटी भी तो उतनी अधिक हो सकती है, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है और हर इंसान के जीवन का अच्छा और बुरा दोनों पहलू होते हैं। अब इसमें बताया गया एक कहानी यह भी अपनी आत्म तथ्यात्मक पुस्तक है, जिसे आपने अपनी लेखकीय आत्मकथा कहा है। आज तक मैं दूसरों की ज़िंदगियों पर आधारित कहानियाँ ही रचती आई थी। मतलब लेखिका खुद कह रही है, आज तक उसने दूसरों की ज़िंदगी पर आधारित कहानियाँ लिखी, पर इस बार मैंने अपनी कहानी लिखने की ज़रूरत की है तो यह ज़रूरत ही, क्योंकि हर कथाकार अपनी रचनाओं में दूसरों के बहाने से कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के, अपने अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता रहता है। मतलब जितना उसको लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से ही दूसरी की ज़िंदगी एक्सप्लेन करने की वो कोशिश करता, प्रयास करता है। आगे बढ़ने से एक बात अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है। इसलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी ही रखा। मतलब उसकी खुद की कहानी पूरी तरह, ये वो कहानी उसके जीवन से रिलेटेड नहीं है। जिस तरह कहानी ज़िंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी ज़िंदगी का एक टुकड़ा मात्र है। मतलब उसकी ज़िंदगी से थोड़ा सा लिंक्ड है, जो मुख्यतः मेरे लेखकीय व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। यूँ भी एक लेखक की यात्रा होती ही क्या है, बस उसकी दृष्टि परिवार के छोटे से दायरे से निकलकर धीरे धीरे अपने आसपास के परिवेश को समेटते हुए समाज और देश तक फैलती चली जाती है। मतलब पहले इंसान क्या होता है, अपने परिवार में रहता है, उनके बारे में सोचता है, फिर समाज में निकलता, समाज में सोचते सोचते धीरे धीरे वो पूरे देश के साथ जुड़ता चला जाता है, अगर वो एक लेखक है तो। इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले अनुभव उसके केवल समृद्ध ही नहीं करते, उनकी दृष्टि को साफ और संवेदना को प्रखर भी करते हैं। हाँ, अब यह लेखक की अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि किस हद तक वह इन अनुभवों का रचनात्मक उपयोग कर सकता है। अनुभव सबको होते हैं, एक्सपीरियंसेस लाइफ के सबके पास होते हैं, लेकिन ये उसके टैलेंट पे डिपेंड करता है, कौन उसको कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, दिखा सकता है, लोगों को बता सकता है। ये एक लेखक के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यह भी कैसी विचित्र विडंबना है कि दूसरों की कहानियाँ रचते समय मुझे सामने वाले को उसकी संपूर्णता के साथ अपने में मिलाना पड़ता था, और इस हद तक मिलाना पड़ता था कि स्व और पर के सारे भेद मिटकर दोनों इकल्ले और एकाकार हो जाते थे। जब हम दूसरों के बारे में लिखते हैं, दूसरों की कहानी लिखते हैं, तो उसको उसमें अपने खुद के अनुभव भी डालते हैं, तो उसमें दूसरे का और अपने का अनुभव खत्म हो जाता, भेद खत्म हो जाता है, और वो दोनों क्या होते हैं, एकाकार हो जाते हैं। ये निहायत ज़रूरी था कि इस विधा की अनिवार्य शर्त तटस्थता की मांग भी कि लिखने वाली मनु और जीने वाली मनु के बीच पर्याप्त फासला बनाकर रखूं। मतलब मैं लिख रही हूँ और जिसने इसको जिया है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कहाँ तक सफल हो सकी, इसके निर्णायक तो पाठक ही होंगे। मतलब जो पढ़ेंगे वो बता सकते हैं कि ये मेरी कितनी सफल रचना होगी। मुझे तो ना इसका दावा है, ना दर्प, मुझे कोई घमंड नहीं है इस बात का, और ना उनके आग्रह पर अंततः इन्हें सम्मिलित करने का निर्णय ही। बाद में तो मैं भी सोचने लगी कि मेरा और राजेंद्र का संबंध जितना निजता और अंतरंगता के दायरे में आता है, उससे कहीं अधिक लेखन के दायरे में आता है। मतलब राजेंद्र उनके पति का नाम है, मतलब जो उनका निजी है, इनका प्राइवेट मामला है, लेकिन जब वो लिखने लगती है तो कहती है इसमें मुझे सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी उनके बारे में। लेखन के कारण ही हमने विवाह किया था, हम पति पत्नी बने थे। उस समय मुझे लगता था कि राजेंद्र से विवाह करते ही लेखन के लिए तो जैसे राजमार्ग खुल जाएगा। उस समय यही मेरा एकमात्र काम में था। मतलब वो लिखना चाहती थी, वो भी एक लेखन था, तो उसे लगा था उसे विवाह करके वो लिखने की उसको और ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, और उसकी कामना भी यही थी कि वो आगे लिखती रहे। उस समय मैं कैसे यह भूल गई कि शादी करते ही मेरे व्यक्तित्व के दो हिस्से हो जाएंगे, लेखक और पत्नी। मतलब लेखक और पत्नी में डिफरेंस हो जाएगा, पत्नी अलग होता है, लेखक अलग है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे लेखकीय व्यक्तित्व को राजेंद्र ने ज़रूर प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इसके साथ मिलने वाला साहित्यिक वातावरण, होने वाली गप गोष्ठियाँ मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत भी रहे, लेकिन मेरे व्यक्तित्व का पत्नी रूप, इस पर राजेंद्र निरंतर जो जैसे प्रहार करते रहे, उनका परिणाम तो मेरे लेखक ने ही भोगा। मतलब पत्नी पे जो भी बात वो कहते थे, वो लेखक के, मतलब है तो एक ही व्यक्ति, तो उनके लेखन पे भी उसका असर पड़ने लगा। निरंतर खंडित होते आत्मविश्वास से लेखन में आए गतिरोध का जो सिलसिला शुरू हुआ, अंततः वह उसके पूर्ण विराम पर ही समाप्त हुआ। इसीलिए पूरक प्रसंग की सारी बातें लगने को मेरे निजी जीवन से संबंधित ही लगेंगी, पर जुड़ी हुई तो मेरे लेखन से ही है। बल्कि मेरे लेखक हैं
मेरे लेखकीय जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मतलब जो भी जीवन में उनके घटा, उनके लेखक जीवन का ही एक हिस्सा है। हाँ, यह मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने ना तो इसमें वर्णित तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, मतलब जो भी फैक्ट्स बताए हैं वो एज इट इज़ है, जैसे हुए हैं, और ना ही अपनी किसी दुर्भावना के चलते उन्हें विकृत करने की कोशिश की है। जो कुछ भी लिखा एक आवेगहीन तटस्थता के साथ ही लिखा है। लेखन एक अनवरत यात्रा, मतलब लेखन जो होती है वो कभी ना रुकने वाली यात्रा होती है, एक जिसका ना कोई अंत है ना मंजिल, बस निरंतर चलते जाना ही इसकी अनिवार्यता है। लेखन का काम क्या है? निरंतर चलते जाओ, उसका कोई मोटिव नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, ना इसका कभी अंत होता है। जैसे शिक्षा पाने का कहीं अंत नहीं हो सकता, तुम चाहे जितना भी पढ़ सकते हैं। शायद नियति भी हर रचना एक पड़ाव जिसमें यहाँ तक पहुँचने के सुख संतोष से ज़्यादा आगे जाने का उत्साह भरा रहता है। मतलब तुमने एक लेखन पूरा कर लिया, उससे तुम्हें जो संतोष मिलता है उससे ज़्यादा उत्साह होता है, तुम उससे और आगे लिखो। पर कभी कभी यह क्रम उलट भी जाता है। अपने रचे का सुख संतोष और उससे मिलने वाला यश लेखक को एक ऐसी गहरी तृप्ति का बोध करा देता है जिससे आगे जाने का यह उत्साह लौट लौट कर मुग्ध भाव से अपने रचे के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाने लगता है। कभी कभी वो व्यक्ति इतना फेमस हो जाता है कि वो आगे की सोचना छोड़ देता है, उसी के मोह में फंस जाता है जिससे वो फेमस हुआ है, तो वहीं उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। पिछले 10 वर्षों में मैंने अपने मन की 10 पंक्तियां भी ना लिख पाने के पीछे यही कारण तो नहीं। मैंने पिछले 10 सालों के अंदर अपने मन की 10 पंक्तियां भी नहीं लिखी, तो इसका कारण यही है। आज मैं कितनी शिद्दत के साथ महसूस कर रही हूँ कि कलम और शब्द के साथ रिश्ता टूटते चले जाने की प्रक्रिया में कैसे ज़िंदगी के साथ भी मेरा रिश्ता टूटता चला गया। जैसे ही मेरा रिश्ता कलम के साथ टूटने लगा तो ज़िंदगी से भी मेरा रिश्ता टूटता चला गया। कैसे मैं सबसे कटी छटी अपने में ही सिमटती सिकुड़ती चली गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद लिखने की एक अव्यक्त सी लालसा मन को बराबर कचोटती रही है। मतलब वो अब भी लिखना चाहती है, और एक दिन इसी कचोट की मार से घर की सामान्य सी सुविधाओं में लिथड़ी, पर मन को निरंतर कंगला और शरीर को रुग्ण बनाती अपनी एक निहायती यांत्रिक ढर्रे में उली बेजान सी जिंदगी को छोड़कर उज्जैन चली आई। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो उज्जैन की तरफ निकल गई। वो इतना डिप्रेस हो गई या फ्रस्ट्रेट हो गई, सब कुछ छोड़ दिया उसने। और एक प्रयोग यह भी सही, उसने सोचा कि एक ये भी प्रयोग करके देख लेना चाहिए, ये भी एक्सपेरिमेंट है। पौधा चंद पत्तियों के साथ टहनियों का एक झुंड भर रह गया है, मात्र ढूंढ कुछ कुछ मेरी ही तरह। माली ने देखा तो बड़ी रहमी से बची कुची पत्तियों को भी नोच फेंका। एक पौधा है जिसमें कुछ पत्तियां रह गई हैं टहनियों के ऊपर, वो उससे अपने आप को कंपेयर कर रही कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। माली ने जब उस पौधे को देखा तो उसकी बची कुची पत्तियां भी निकाल दी उसने। मेरे मुंह से निकले अरे अरे को सुनकर बड़ी सहजता से उसने भाषा में कहा, इन पत्तियों को तो अब झड़ना ही होगा, इनसे मोह रखकर भी अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अब जान नहीं देने वाली इस पौधे को। अब तो जड़ को देखना होगा। और उनमें गमले की मिट्टी उलट दी। मतलब उसने पत्तियां उखाड़ कर कहता अब इसकी जड़ देखनी पड़ेगी कि चलेगा या नहीं चलेगा, और इन पत्तियों का तो कोई काम है नहीं। गमले की निचली गहराई से निकला जड़ों का गुच्छा, मिट्टी में लितड़े एक दूसरे के उलझे अनेक रेशे, जो रेशे सड़े गले थे और जिन्होंने पौधे की जीवन शक्ति को कुंद कर दिया था। उसकी जड़ें ही सड़ चुकी थी। उन्हें बड़ी निर्ममता से उसने तोड़ फेंका, और जो स्वस्थ थे उन्हें साफ करके सहेजा। जो अच्छी जड़ें थी उनको साफ करके सहेजा, संवारा। इन्हीं से अब पौधा रस ग्रहण करेगा, फलेगा, फूलेगा। तो अपनी ज़िंदगी से भी ऐसे सड़े गले रिश्ते को निकाल देने से ज़िंदगी की एक सही और नई शुरुआत हो सकती है। जैसे पौधे की सड़ी गली जड़ें निकाल दें तो पौधा दोबारा से पनप सकता है। वह पूरी तरह आश्वस्त था, तो क्या अपने को पुनर्जीवित करने के लिए मैं भी अपनी जड़ों को की ओर लौटूं, सारे सड़े गले रेशों को उखाड़ कर उन रेशों को देखूं, परखूं, सहेजूं, संवारूं, जिनकी जीवन शक्ति ही मुझे यहाँ तक लाई है। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उन 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिता का साम्राज्य था। वहाँ निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच वे या तो कुछ पढ़े थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। वैसे 5 बच्चों के साथ परिवार का पालन पोषण, मतलब अपने माता पिता की बात करिए, 5 बच्चों के साथ परिवार का पालन पोषण, और 4 की तो शादियाँ भी की, जो भी जैसे भी। फिर मेहमानवाजी का तो पुराना स्तर ही बदस्तूर चला ही आ रहा है। मतलब अपने परिवार की कहानी बता रही है कि उसके 5 भाई बहन हैं, तो उसके पिता ने 4 की शादी भी करी, और फिर उनका रीति रिवाज, आने वाले मेहमानों की खातिरदारी, मेहमानवाजी, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन दोनों हाथों से खुले हाथ खर्च करने वाले व्यक्ति के लिए हाथ की खींच कर चलने की यातना और शायद निरंतर गिरती आर्थिक स्थिति ने ही
उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। मतलब वो परेशान हो गए थे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती और थरथरा दे रहा। उनका क्रोध किस पे निकलता था? माँ के ऊपर। जो भी चीज़ें होती थी, अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने की कैसी गहरी चोटें होंगी वे, जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था। यूँ हम लोग जैन हैं, पर पिताजी आर्य समाजों के बीच दीक्षित हुए थे, इसीलिए हम लोगों ने कभी जैनियों जैसे व्रत उपवास नहीं किए, यहाँ तक कि संवत्सरी के दिन भी नहीं। कभी हम लोग मंदिर या मुनि आचार्य के व्याख्यान सुनने आश्रम नहीं गए। मारवाड़ी परिवार, लड़की की जात, नीची नज़र, बंद जवान का ठप्पा, जिस पर जन्म के साथ ही चिपका दिया जाता था, और ये तेवर, ये हौसला, मर्दों के बीच कर बैठकर साधियों से बहस। उन्हें क्या पता कि बहस करने की फितरत तो छुट्टी में मिली थी हमें, मतलब बहस करने की फितरत परिवार से मिली है। अब वो अपने बारे में बताती है, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियलबी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी थी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। अगर उसकी बड़ी बहन सुंदर थी, वो सुंदर नहीं थी, तो हमेशा उसका कंपैरिजन होता था, उसको हमेशा ताने मिलते थे, तो वो ठेस उसके मन में है। वो कामयाब भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उससे वो उबर नहीं पाई। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी, और उसकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला, इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय, असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। मतलब जो उसने कहानियाँ लिखी हैं, उसकी कम से कम 12 कहानियाँ ऐसी होंगी जो अपने मोहल्ले से उसने पात्र लिए हैं, जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार, अपनी युवावस्था का आरंभ किया था, जहाँ उसका बचपन बीता। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उसके कई वर्षों बाद जब आवारा मसीहा पढ़ा तो एकाएक ही इस जीवनी के संदर्भ में फिर से सारा सरत साहित्य पढ़ने का मन हुआ। आवारा मसीहा जब उन्होंने रचना को पढ़ा, और उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा भी इसके बारे में, और मैं खुद हैरत में थी कि समय के साथ साथ बदली हुई रुचियाँ, स्वदेशीयता के बोझ से बोझिल हो आई संवेदना और तर्क की से तीखी हो आई मानसिकता के बावजूद उनकी कई रचनाओं ने मुझे उसी तरह बांधा, अपने में डुबोया। अब कोई चाहे तो मेरे इस बांधने डुबाने को औरताना भावुकता में खाने में डालकर खारिज कर सकता है। मतलब एक औरत है तो ये भी बोल सकता है कि औरत के मन में सारी चीज़ें आती रहती हैं। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। क्या योग्यता थी? उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक, मतलब 12th। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कलकत्ता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे रटाए जाते थे, मतलब घर का काम करने के लिए खाना बनाना सिखाया जाता था, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। वो नहीं चाहते थे मैं रसोई में जाऊं। रसोई को वे भटियारा खाना कहते थे, और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। मतलब उन्हें मेरे टैलेंट पे भरोसा था, इसीलिए वो मुझे किचन में नहीं जाने देते थे। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मतलब इनका प्रवेश साहित्य की दुनिया में करवाया इनकी एक प्रोफेसर ने, ठीक है, शीला अग्रवाल उनका नाम था। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। पहले क्या होता, एक तो होता मात्र पढ़ना और एक चुनाव करके पढ़ना कि मुझे यही पढ़ना है। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की, तो 2 साल बीतते बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जिनेंद्र, अगय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक सब कुछ उन्होंने पढ़ा। लेकिन मेरे प्रिय लेखक तब यशपाल ही थे।
हो सकता है कि रचनाओं से अधिक उनका क्रांतिकारी जीवन इसके पीछे रहा हो, क्योंकि वह उम्र भी ऐसी ही थी, देश का माहौल भी। क्रांति की कैसी कैसी रोमानी भावनाएं आक्रांत किए रहती थी उन दिनों। अपने हाथ खर्च के पैसों से जो पहली 2 पुस्तकें मैंने खरीदी थी, वे दादा कॉमरेड और पार्टी कॉमरेड ही थी, जो यशपाल ने लिखी हैं। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता है तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता, मतलब किसी का डर नहीं रहता। तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। मतलब शादी भी उन्होंने अपनी मनपसंद से की थी, अपने पिता से लड़कर। डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मनु। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। तुमने कुछ मिस किया है। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। जब कोई किसी बच्चे की तारीफ कर देता तो माता पिता का जो भाव होता है वो गर्व से भर जाता है। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। क्यों चले गए थे? तुम्हें क्या अचानक? बाबा फफक कर रो पड़ा और बार बार जमीन में मिट्टी उठाकर माथे से लगाने लगा। अनवरत आंसुओं और हिचकियों के बीच बस एक ही वाक्य उनके मुंह से निकलता जा रहा था। अपनी मिट्टी को छोड़कर कोई रह सकता है क्या? अपनी माँ को छोड़कर कोई रह सकता है क्या? मुसलमान राजस्थानी भाषा में वह यही वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था। वहाँ के सभी रंगरेज और अनेक मुसलमान ठेठ राजस्थानी ही बोलते हैं, जैसे बंगाल के बंगला बोलते हैं। उस दिन पहली बार समझ में आया कि यह मात्र भाषा प्रेम नहीं है, यह तो उस जगह का, उस मिट्टी का प्रेम है। भाषा जिसका अविच्छिन्न हिस्सा है। मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा हम छोड़ नहीं सकते। कलकत्ता जाने के बाद पुस्तकें पढ़ने का जो क्रम टूटा था, उसे जोड़ा कोमल कोठारी ने। काफ़ी कुछ पढ़वाया था उन्होंने भी। केवल पढ़वाया ही नहीं, बहस चर्चा भी करते थे। मैं तो उनका पढ़ाकूपन देखकर ही दंग थी। फिर कई बात में उनका नया दृष्टिकोण आज भी याद है, जब मेरी समझ में भक्ति रंग में रंगी हुई मीरा, जैसा कि हम पढ़ते आए थे, भक्ति रंग में रंगी हुई मीरा का क्रांतिकारी रूप उन्होंने मेरे सामने रखा था तो मैं सचमुच चकित रह गई थी। और खैर, जैसे तैसे वह तरणी भी पार की और 1952 में मैंने MA पास कर लिया। डिग्री तो मिल गई, लेकिन साहित्य का अकादमिक पक्ष कमज़ोर ही रहा और इसे स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म, संकोच या झिझक ना पहले कभी थी ना आज है, कि ज़िंदगी भर पढ़ाने के बावजूद आज भी वह काफ़ी कमज़ोर ही है। हाँ, अपना विषय पढ़ाने में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं रही और ना ही मेरी छात्राओं को कभी किसी तरह की शिकायत ही हुई है। बालीगंज शिक्षा सदन एक नए परिवार में प्रवेश। भाई बहनों के परिवार से बहुत भिन्न था यह परिवार। भिन्न और व्यापक, मतलब बड़ा भी था, पर ऊष्मा वैसी ही। पुष्पमयी बॉस मुखिया थी उस परिवार की। छात्रों के प्रति बेहद ममतामयी, लेकिन उतनी ही अनुशासन प्रिय भी। विचारों से वे मार्क्सवादी थी। हो सकता है कभी पार्टी मेंबर भी रही हो। शुरू के दिनों में वे ज़रूर इधर उधर के और कामों से भी जुड़ी हुई थी, पर धीरे धीरे उनके सारे सरोकार और गतिविधियों का केंद्र बालीगंज शिक्षा सदन ही होता चला गया था।